Welcome students. The next topic of the chapter motion in a straight line is acceleration. So what do you mean by acceleration? Acceleration means to increase something which accelerates, or mathematically we can say the rate of change of velocity, that is delta v upon delta t, and it is denoted by small a, that is delta v upon delta t. तो here delta stands for small change, ठीक है, तो delta v upon delta t, or we can say the change in velocity with respect to change in time. So acceleration can also be defined as change in velocity with respect to change in time. So what is the change in velocity? So that is final velocity minus initial velocity. This will give rise to the change in velocity, the how much the velocity is changing, so from final minus initial. And similarly the change in time, so that is final time minus initial time. So we know that the initial time is always 0, therefore t2 minus t1, where t1 is 0, so we can simply write it as t, because t1 initial time is always 0. So instead of writing t2, we can write it as t. And the SI unit of acceleration is meter per second square, and again it is a vector quantity. It is a vector quantity. Now we will discuss the same thing graphically. So we will plot a graph between velocity and time, and we know that the slope of a velocity time graph will give rise to acceleration. So this slope will give rise to acceleration. So this is your acceleration. Okay. तो ग्राफ शोज ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, और ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन है नहीं है, तो क्या शो कर रहा है ग्राफ कि ऑब्जेक्ट आपका कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट है. तो ठीक है, हम ये स्लोप की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो स्लोप क्या निकलेगा? तो ये हो गया थीटा यहाँ पे, ठीक है. तो टेन थीटा हम टेन ही क्यों लेते हैं हर बार? क्योंकि हमें ये दोनों एक्सिस चाहिए, एक वाई एक्सिस चाहिए और एक हमें एक्स एक्सिस चाहिए, ठीक है ना. तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर ये आ गया, तो ये क्या है? इसके पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई, और ये है बेस. बेस क्या है हमारा? एक्स एक्सिस, ठीक है. तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? वाई अपॉन एक्स, और वाई के अलोंग हमारा क्या है? वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी, और एक्स के अलोंग हमारा क्या है? टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम. क्लियर है? वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन. तो इसका मतलब ये स्लोप हमें क्या शो कर रहा है? एक्सेलरेशन शो कर रहा है, ठीक है. अब हम निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी. तो इस पी पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन क्या होगी? कोई भी ये रैंडम पी हमने कोई पॉइंट ले लिया इसके ऊपर स्लोप पे, और हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने की, इस पॉइंट पी पे एक्सेलरेशन क्या होगी? तो कैसे निकालोगे? सेम, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और वाई क्या है यहाँ पे? कितना चेंज हुआ है इस वाले इसमें देखिए आप, ठीक है. तो कितना चेंज हुआ है पी में? मतलब v2 तक गया है, और इनिशियल क्या है? v1. तो v1 यहाँ पे क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और v2 क्या है? फाइनल वेलोसिटी. तो फाइनल माइनस इनिशियल, डेट इज v2 माइनस v1. तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, और अपॉन चेंज इन टाइम कितना हो रहा है इसके अंदर? t2 माइनस t1. तो दिस इज योर चेंज इन टाइम, t2 माइनस t1. तो v2 minus v1 can be written as delta v, or you can say dv, that is derivative. So or change in time can be written as dt, that is derivative of time. So in derivation form we can also represent acceleration in this form also, dv upon dt. For example, एक्सेलरेशन इज 0. तो व्हेन योर एक्सेलरेशन विल बी 0, आपकी एक्सेलरेशन 0 कब होगी? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, या तो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे हो. अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो क्या होगा? वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है
तो उस दौरान चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गया तो एसेलेरेशन अपने आप जीरो हो जाएगा। जीरो डिवाइड बाय टाइम क्या होगा, जीरो, तो एसेलेरेशन अपने आप जीरो हो गई। एक केस तो ये बनता है। दूसरा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में अगर होगा, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी फिर उस केस में, जीरो, कोई वेलोसिटी में चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि स्पीड में कोई चेंज आया नहीं। तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब स्पीड क्या आपकी कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट है, कोई चेंज ही नहीं आया स्पीड में, तो उस केस में भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी जो है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी भी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि एक ही स्पीड से घूम रहा है वो ऑब्जेक्ट। तो 2 माइनस 2 कितना होता है, जीरो, ठीक है। तो उस केस में यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, कि वेलोसिटी में कोई चेंज आया नहीं, कि वेलोसिटी में कोई चेंज आया नहीं, ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो। तो इन दैट केस ऑल्सो योर एक्सेलरेशन विल बी जीरो। So these are the two cases where acceleration is zero. The case one is where the object is at rest, or second case is where the object is moving with uniform, or we can say where the object has uniform motion. That is where an object is moving with a uniform velocity. The next is average acceleration. तो average acceleration क्या होगा, change in velocity divided by time taken for a complete journey. और यू कैन राइट इट एज, तो यहाँ पे सिंपली वही फॉर्मूला रहेगा एक्सेलरेशन का, लेकिन यहाँ पे एवरेज निकालना है तो हम ए के ऊपर सिंपली क्या करते हैं, बार लगा देते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एवरेज है, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला वही है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या फिर डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। ऐसे ही हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस मीन्स एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, at a particular instant of time. तो rate of change of velocity at every instant of time. और तो ये जो इंस्टेंट ऑफ टाइम है ये बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना। तो ओवर इनफाइनेटली स्मॉल टाइम इंटरवल, ये बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल होता है। फॉर एग्जांपल 2 to 3 सेकेंड्स। अब 2 से 3 सेकेंड के बीच का टाइम कितना होगा, बहुत ही कम है। 2 से 3 सेकेंड के बीच का टाइम कितना है, बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो ये, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिमिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो a इक्वल टू क्या होगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो डेल्टा t यहाँ पे क्या है, चेंज इन टाइम। तो जो टाइम में चेंज हो रहा है वो टेंड्स टू जीरो है, मतलब इतना स्लो चेंज हो रहा है कि वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, बहुत ही कम चेंज हो रहा है उस टाइम में। यानी कि आप उसी टाइम पे जस्ट आप देख रहे हो कि एक्सेलरेशन कितनी है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यू कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट इन डेरिवेटिव फॉर्म, दैट इज dv अपॉन dt। तो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम O to B, तो फ्रॉम वाया A, तो फ्रॉम O to A the velocity of the object is 10 meter per second and it takes 10 minutes to cover this distance, and from A to B the velocity of the object is 20 meter per second and the time elapsed by it is 5 minutes. So during this interval consider the acceleration as a1, and during this interval from A to B consider the acceleration as a2. So what we have to find out, we have to find out the average acceleration and instantaneous acceleration. तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे आप, पहले O से A के बीच में निकालो एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, क्योंकि जीरो से शुरुआत कर रहा है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल माइनस इनिशियल डेट इज 10 माइनस जीरो, तो ये तो हो गया वेलोसिटी अपॉन में टाइम कितना है, 10 मिनट्स। तो मिनट्स को आप कन्वर्ट कर लीजिए सेकेंड में, तो 10 × 60, तो ये 60 सेकेंड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा,
10/600 यानी कि 1/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे आप निकालिए A2 एसेलेरेशन, डेट इज फ्रॉम A to B। तो सेम एसेलेरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे 20, और इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड। तो 20 - 10 कितना हो जाएगा 10, और अपॉन टाइम कितना ले रहा है यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट। तो 5 मिनट है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 5 × 60 ये सेकंड हो जाएगा 300 सेकंड्स। तो इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा 1/30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। तो अब हम नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो नेट एक्सेलरेशन आप इनको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर आप ऐड कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन आप इसको ऐड करके नहीं निकाल सकते, तो दिस इज द रॉन्ग वे टू ऐड देम। तो आपको अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है तो आप सिंपली कहाँ से कहाँ तक निकालना है आपको, 0 से लेकर B तक ना, तो आपको पूरा एक साथ लेना पड़ेगा ये। तो अब 0 पे देखिए आप इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और B पे इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, तो 20 - 0, और अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा 10 + 5 15 मिनट। तो 15 मिनट को कन्वर्ट कर लीजिए सेकंड्स में, डेट इज इनटू करना पड़ेगा 60 से। तो ये आ गया 20 - 0 अपॉन 15 × 60, डेट विल कम आउट एज 1/45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप जो है एवरेज एक्सेलरेशन निकालोगे, मतलब पूरे के एक साथ निकालना होता है, ठीक है ना। ये हमने क्या किया है इंडिविजुअली निकाला है, इस पार्ट का अलग निकाला है, इस पार्ट का अलग निकाला है, ठीक है ना। तो ये तो इंडिविजुअली हमने एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है। लेकिन अगर आपको टोटल नेट एक्सेलरेशन अगर आपको निकालनी है तो आप इस तरह से निकालोगे पूरा, आपको एज ए कंप्लीट ये लेना पड़ेगा आपको। क्लियर है। ग्राफिकली, अब यही चीज हम ग्राफिकली निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमें कंडीशंस गिवन थी इसी को हमने ग्राफ में प्लॉट कर लिया, 0 से A और A से B। तो इन्हीं पॉइंट्स को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो देखिए ग्राफ हम किस किस के बीच में बना रहे हैं, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो पहला क्या था 0 से A तक जो चल रहा था वो 10 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी थी, और टाइम कितना लिया था 10 मिनट लिया था। तो ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट आ गया B तक उसकी वेलोसिटी कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लिया था 15 मिनट। तो एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है ना। अब आप इन दोनों पॉइंट्स से लेकर आप ये एक इसमें ये रेक्टेंगल बना दोगे आप इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करोगे x एक्सिस पे और ये y एक्सिस पे। ऐसे इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे 10 ये x एक्सिस पे, और यहाँ से आप y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे आप, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से रेक्टेंगल से आ जाएंगे। तो एक्सेलरेशन A1 हम निकालेंगे पहले इस वाले केस के लिए। तो एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है θ1। तो सेम वही tan θ1 कितना हो जाएगा y/x। तो y कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक कितना है 10, और अपॉन ये बेस में कितना है x की वैल्यू कितनी आएगी ये टाइम के अलोंग, तो 10 मिनट्स। तो सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए इंटू 60, तो 10/600। तो ये आ जाएगा 1/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे आप A2 निकालिए, A2 इसके लिए 3, तो A2 क्या आपकी θ2, तो ये भी y/x। तो θ2 अब यहाँ से 10 से 20 तक गया ना, तो कितना आ गया चेंज, कितना हुआ 20 - 10, और अपॉन टाइम में कितना चेंज हुआ 15 - 10, ठीक है। तो ये आता है आपका 10/5 × 60, डेट इज 1/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब नेट एक्सेलरेशन, ओवरऑल एक्सेलरेशन आपको इकट्ठे निकालनी है पूरे की एक साथ। तो कैसे निकालोगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 20 है। तो फाइनल माइनस इनिशियल 20 - 0, और अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा 15 मिनट। तो 15 × 60, तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपकी आ गई नेट एक्सेलरेशन। तो देखिए मैथमेटिकली भी हमने यही निकाली थी 1/45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ग्राफिकली भी हमने यही निकाली 1/45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में। अब वही चीज़ है, ये ग्राफ तो हमने प्लॉट किया था वेलोसिटी और टाइम के बीच में। अब हम प्लॉट करते हैं एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में। तो देखिए
पहला पार्ट जो है एक्सेलरेशन का, y के अलोंग हम एक्सेलरेशन रख देंगे और x के अलोंग हम टाइम रख देंगे। तो एक्सेलरेशन जो है पहला पॉइंट A1 के लिए क्या आया था 1/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमने पॉइंट रख दिया वो जहाँ पे 1/60 है हमारी एक्सेलरेशन, और दूसरा पॉइंट हमने ये रख दिया जहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी है 1/30 है। ठीक है, तो ये अब देखिए ये एक्सेलरेशन फिक्स थी, कांस्टेंट है एक्सेलरेशन कितने टाइम तक, अप टू 10 मिनट, और उसके बाद एक्सेलरेशन हमारी चेंज हो गई, कितनी हो गई 1/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कितने टाइम तक रही, अप टू 15 मिनट, डेट इज द नेक्स्ट 5 मिनट फ्रॉम 10 to 15। ठीक है, तो ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है कि इस दौरान ये जो फ्लैट कर्व जब आते हैं ना एक्सेलरेशन के, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग बढ़ रही है। तो सिंस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली देयरफॉर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्योंकि आपकी वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही थी ना, मतलब एक ही रेशियो से आपकी बढ़ रही है, तो इसका मतलब आपकी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी उस केस में, कांस्टेंट आ जाएगी। क्लियर है। तो नेक्स्ट केस हम ले लेते हैं कि जब आपकी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो। अब ये तो क्या है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, तो केस 1 यही था वेयर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट केस वेयर द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा कि जब नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी। देखिए गाइज, ये जो मैं वर्ड जो टर्म्स यूज कर रहा हूँ यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली, ये 9th का ही टॉपिक है, हम सारा वहाँ पढ़ते हैं 9th क्लास में। अगर आप नहीं इसको कैच कर पा रहे हो, इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो 9th क्लास के मोशन जो चैप्टर है उसके मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पे, आप जाके एक बार वो जो है वीडियो देख लीजिए। आप वो देख लोगे तो ये वीडियो आपको यहाँ से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं दोबारा से वो चीज़ें समझाऊंगा तो फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक। ठीक है ना, तो एक बार आप वो वीडियो देख लोगे तो ये आप आसानी से मतलब कैच कर लोगे इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ पे सारा समझा रखा है, डिटेल में है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग मोशन क्या है, डिक्रीजिंग क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, सब वहाँ काफ़ी ब्रीफली समझा रखा है। तो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग ये मोशन है, ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ बना दिया। तो जब नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी तो उस केस में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनेगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। तो सिंस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, तो उस केस में एक्सेलरेशन जो आपकी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी। क्लियर है। अब देखिए, आप अलग अलग ग्राफ के हेल्प से भी आप बता सकते हो कि मोशन कैसी है। जैसे केस 1 हम ले रहे हैं यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन हम ले रहे हैं, तो वो कैसे निकली, जैसे वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ ये है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसको देख के हम बता सकते हैं कि हमारी जो एसेलरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड, दैट इज एसेलरेशन इज पॉजिटिव। तो पोजिशन टाइम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनता है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और बढ़ भी कैसे रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। क्लियर है। और इस ग्राफ से अब क्या समझ में आता है कि वेलोसिटी आपकी फिक्स है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी फिक्स वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जब वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो। दैट मीन्स देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। और इस केस में अगर पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट कर्व आता है तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे थर्ड केस देखिए ये वाला, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो रहा है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। लेकिन इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, द पोजीशन टाइम ग्राफ विल बी नॉन यूनिफॉर्म, वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। ऐसे नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और देखिए, जब ग्राफ इस तरह से आता है, नेगेटिव कर्व जब चलता है, तो मोशन टेक्स प्लेस इन नेगेटिव डायरेक्शन,
तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, और पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ इस तरह से बनता है ये, ठीक है ना। तो इन दोनों में से थर्ड और फोर्थ ये एक ही चीज़ है, ठीक है ना, खाली रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, ठीक। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।